हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया। 3 to 4 डेज में जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। और ऐसे वैसे खत्म नहीं, इसमें सारा कॉन्सेप्ट सारा जो बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कवर किया जाएगा। ठीक है। तो आज से जियोग्राफी वाला सीरीज शुरू हो रहा है, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया। हम शुरू करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी से, फिर इंडिया में घुसेंगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी अगर पढ़ना होगा तो सबसे पहले पढ़ना क्या पड़ता है? यूनिवर्स। ठीक है। तो देखो, शुरू किया जाए। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ठीक है। कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, कंटेंट्स ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस। है ना, ये सब किस में आते हैं? यूनिवर्स में आते हैं। गैलेक्सी क्या होते हैं? गैलेक्सी इज वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, डस्ट, गैसेस बाउंड बाय देयर ओन ग्रेविटी। है ना? देयर 100 billion galaxies in the universe. Each galaxy has on an average 100 billions of stars. समझ रहे हो? गैलेक्सी के अंदर क्या क्या आ जाता है? स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स तो है ही। डास्ट भी होते हैं उनके अंदर, जो कॉलिशन वगैरह हुआ है उनसे जो डास्ट फॉर्मेशन हुआ है, डास्ट रहता है। कई सारे गैसेस मिलता है, और ये सब अपनी ग्रेविटी के दौरान वहाँ पर खिंचा हुआ रहता है। 100 बिलियन गैलेक्सी मिलता है लगभग हमारे यूनिवर्स में। और एक एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स होता है। तो यानी 100 into 100 बिलियन स्टार्स है पूरा यूनिवर्स में। उसमें एक स्टार है हमारा सन। समझ रहे हो? 100 बिलियन गैलेक्सी एक यूनिवर्स में, यूनिवर्स तो एक ही है। यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी है, और ये हर एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स है। यानी 100 into 100 यानी 10 to the power 4 बिलियन स्टार है इस यूनिवर्स में। उसी 10 to the power 4 बिलियन स्टार्स के अंदर एक स्टार होते हैं हमारा प्यारा सूरज। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, ये तो ऐसे ही हुआ, ये सब नहीं पूछेगा। पूछने वाले क्वेश्चन यहाँ पर यह हो जाएगा, ये सबको पता भी होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। ठीक है ना? हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसको हम आकाशगंगा भी बोलते हैं। और ये कैसे शुरुआत हुआ था इसका? बिग बैंग के दौरान इनका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। अच्छा, एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमारा खुद का जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे हो जाता है। तो हमारे नज़दीक, यानी अ, हमारे नज़दीक सबसे जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। स्टार्स आर हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस एंड दे शाइन बाय एमिटिंग देयर ओन लाइट। है ना? स्टार्स का अपना एक लाइट रहता है। हालांकि जो प्लेनेट है उनका कुछ खुद का लाइट नहीं रहता है, जैसे अर्थ हो गया। ये अर्थ का खुद का कुछ लाइट थोड़ी ना है जी। अर्थ का कुछ लाइट नहीं होता है। जैसे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, मून वगैरह, इनमें भी कुछ खुद खास खास क्या कोई लाइट इनके अंदर नहीं पाया जाता है। लाइट तो भाई स्टार से ही मिलते हैं, जैसे कि सूरज हो जाता है। हेवनली बॉडीज होते हैं ये, हॉट बर्निंग गैसेस रहता है, और ये शाइन करते हैं अपने लाइट के द्वारा। और स्काई में देखा जाता है तो स्काई को डिवाइड किया जाता है। स्काई इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स टू एनेबल द एस्ट्रोनॉमर्स टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द स्टार्स। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड constellations. There are 88 known constellations. मतलब क्या है? इतना बड़ा स्काई है, तो इसके अंदर कौन सा स्टार कहाँ पर है, ये एस्ट्रोनॉमर के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। कौन सा स्टार कहाँ पर है लोकेट करने के लिए। तो इन्होंने अलग अलग डिवाइड मतलब अलग अलग यूनिट बना लिए हैं। हर एक यूनिट को हम कॉन्स्टेलियन बोलते हैं। और ऐसे कितना कॉन्स्टेलियन देखने को मिलता है? सॉरी, इतना कॉन्स्टेलेशन कहते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन देखना सही तरीके से। कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और ऐसा 88 कॉन्स्टेलेशन देखने को मिलता है।
कॉमेट, कॉमेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसमें फ्रोजन गैस देखने को मिलता है, ठीक है, मेड अप ऑफ frozen gases. They move around the sun in elongated elliptical orbit with the tail always pointing away from the sun. ऐसे कर करके कॉमेट जो है घूमते रहते हैं। और कॉमेट में क्या देखने को मिलता है, कॉमेट में देखने को मिलता है फ्रोजन गैसेस कॉमेट में रहते हैं। और ये सन के चारों तरफ इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और टेल कहाँ किस तरफ रहते हैं, ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन। सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जैसे कि मून हो जाता है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हम काफ़ी भेज रहे हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट हमारा एक ही है, जो कि है हमारा प्यारा चंद्रमा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, है ना, 8 प्लैनेट। अभी नहीं, 9 नहीं है, प्लूटो को कंसीडर नहीं किया जाता है, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में कंसीडर किया जाता है। तो 8 प्लैनेट हो जाता है। और सैटेलाइट्स जो है इनका, जैसे मून वगैरह, थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज, एस्टेरॉयड वगैरह होता है, कॉमेट वगैरह, मेटियोर वगैरह देखने को मिलता है। सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम and all these bodies revolve around it. It is the nearest star to the earth. 8 planets according to their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. 9th planet Pluto has just been removed from the family of the solar system. Of the 8 planets, the nearest four to the sun, namely nearest four क्या होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वेनस और मार्स। इनको क्या क्या कहला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हार्ड नेचर का होते हैं। इनका अगर आप सतह में जाओगे तो थोड़ा हार्ड टाइप का मिलेगा, जैसे कि अर्थ हार्ड है, तभी तो हम, मिट्टी क्या है, हार्ड है ना जी। ऐसे ही मतलब इनको तो इसलिए टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। और इनके बाकी जो 4 है जो सन से दूर है, इनको जुवियन प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, उतना हार्डनेस नहीं होता, थोड़ा गैस टाइप का देखने को मिलता है इनका सत्ता, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल एक कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाता है जोवियन, ठीक है। आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स आर जोवियन प्लैनेट्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द जुपिटर। अच्छा, अब देखो, दे आर, ये देखो, दीज आर ऑल गैसियस बॉडीज, दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स। ये जो लास्ट वाला चार्ट जो है, यानी मार्स के बाद जुपिटर और सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब में गैसियस बॉडीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल टाइप का नहीं होते हैं, सॉलिड सतह नहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर और क्या देखा जाता है, रिंग सिस्टम देखा जाता है अराउंड देम, जैसे कि सैटर्न में हम लोग जो प्रोमिनेंट रिंग दिखते हैं, ठीक है। और इनमें एक लार्ज नंबर ऑफ मून इनका देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मून इनके इनमें प्रेजेंट होते हैं। चलो ठीक है, ये सब तो बात हुआ। हम देखेंगे, चलो, बिगेस्ट प्लेनेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जुपिटर। बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लेनेट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी, farthest planet नेपच्यून, नियरेस्ट प्लेनेट मरकरी, हॉटेस्ट, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, ये क्या कर दिया मैंने, हॉटेस्ट पूछेगा, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट पूछेगा तो आंसर क्या करना होगा, वेनस करना होगा, वेनस, वेनस, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मार्क कर रहा हूँ। वेनस हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून हो जाएगा कोल्डेस्ट। नेपच्यून के बाद कुछ नहीं होता है, प्लूटो होता है, ड्वार्फ प्लेनेट है। नेपच्यून कोल्डेस्ट हो जाता है, हॉटेस्ट हो जाता है मरकरी नहीं, वेनस। और फास्टेस्ट रोटेटिंग, सबसे ज्यादा कौन घूम, रोटेट और रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमना, रोटेट मतलब अपना एक्सिस में घूमना,
ऐसे रोटेशन में फर्स्ट है जुपिटर, और स्लोएस्ट रोटेटिंग धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे घूम रहा है वेनस। फास्टेस्ट रिवोल्यूशन बहुत तेज तेज भाग रहा है सूर्यों के चारों तरफ, कौन? मरकरी। और स्लोएस्ट कौन? नेपच्यून। ठीक है, मतलब बिल्कुल धीमे 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 मतलब सान के चारों तरफ घूम रहा है, कौन? नेपच्यून सबसे ज्यादा। मरकरी। ब्लू प्लेनेट अर्थ। ग्रीन प्लेनेट, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लैनेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा आंसर? यूरेनस। यूरेनस नेपच्यून। यूरेनस ग्रीन प्लैनेट हो जाता है। रेड प्लैनेट तो पता होगा, मार्स। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार पता होगा, वेनस। अर्थ ट्वाइन वेनस को कहते हैं। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जुपिटर। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। अब देखो, अब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देखे हैं। एक तो देखे हैं कॉस्मोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स। हम मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, इनको आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से मिल्की वे बना था। मिल्की वे किससे बना था? बिग बैंग से। हमारा नज़दीक वाला गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमीडा। ठीक है। अच्छा, स्काई को डिवाइड किया जाता है अलग अलग यूनिट का, ताकि एस्ट्रोनॉमर्स को आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स में सुविधा हो जाए। ऐसे कितने कॉन्स्टलेशन देखने को मिलता है? 88 देखने को मिलता है। कॉमेट जो है, कॉमेट में क्या है? कॉमेट में फ्रोजन गैसेस देखने को मिलता है। और ये सन के चारों तरफ इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और इनका टेल कहाँ रहते हैं? टेल टेल कहाँ रहते हैं? पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, इनका जो टेल है ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन, किनका? कॉमेट का। और सैटेलाइट देखने को मिलता है। मून है हमारा अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट। अच्छा, प्लूटो को बाहर कर दिया गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, पहला चार जो है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये चार को हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल। ठीक है। और चार, और जो बाकी चार हो गए इनको जोवियन बोलेंगे। इनका सबका स्ट्रक्चर सिमिलर टू जुपिटर होता है, यानी बृहस्पति के जैसा होते हैं। और इन सब में क्या देखने को मिलता है? टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड यानी सतह देखने को नहीं मिलता है, गैसियस बॉडीज होते हैं। और इनमें रिंग सिस्टम देखा जाता है, जैसे कि हम लोग सटर्न में देखते हैं, रिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ मून होते हैं। लास्ट वाला चार जो है, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ मून होते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मून किसके पास हो जाता है? जुपिटर के पास हो जाता है। बिगेस्ट प्लेनेट कौन हो जाता है? बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन हो जाता है? सबसे छोटा मार्स, सॉरी मरकरी। मरकरी सबसे छोटा। फार्देस्ट नेपच्यून। नियरेस्ट मरकरी। हॉटेस्ट वेनस। कोल्डेस्ट नेपच्यून। फास्टेस्ट रोटेटिंग जुपिटर, है ना? फास्टेस्ट रोटेटिंग जुपिटर। स्लोएस्ट रोटेटिंग, रोटेशन मतलब मैंने पहले भी बताया है कि जो अपने एक्सिस में जो घूमने वाली घूमना होता है, इनको रोटेशन कहते हैं। और सूर्यों के मतलब सान के चारों तरफ घूमना, इनको रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो रोटेशन के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पीड जुपिटर में देखने को मिलते हैं। और सबसे कम स्पीड, सबसे धीमे 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 कौन घूम रहा है? वेनस। और रिवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पीड मरकरी का देखने को मिलता है, सबसे कम स्पीड नेपच्यून का देखने को मिलता है। ठीक है, इतना तक बात क्लियर हुआ? देखो भाई, यहाँ पर ये सब जो मार्क कर रहा हूँ, ये पूछा गया है, ये सब याद रखना। ये स्लोएस्ट रोटेटिंग याद रखना, वेनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ब्लू प्लेट तो सबको पता है, कभी नहीं पूछेगा। ये तो अर्थ है, सबको पता है। पूछेगा ग्रीन प्लेनेट, तो आंसर करना होगा वेनस, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। अच्छा, रेड प्लेनेट हालांकि सबको पता ही है, मार्स। ग्रीन प्लेनेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान देना। ठीक है, यूरेनस। मॉर्निंग इवनिंग स्टार वेनस सबको पता है, आर्स ट्वाइन वेनस सबको पता है। प्लेनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किसका हो जाएगा? जुपिटर। जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून यानी सैटेलाइट है। चलो बहुत बढ़िया, इतना तक हम लोग देख लिए हैं। अब आ जाएंगे हम लोग अर्थ में। ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखो, अर्थ का अगर तुमसे शेप पूछे तो शेप
अगर ऑप्शन में ऑप्शन रहेगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस रहते हैं। अर्थ का शेप एक्चुअली जियोइड भी कहला जाता है, और देखा जाए तो ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कह सकते हैं। मतलब पूरा पूरी पार्टिकुलर स्फेरॉइड नहीं है, ऑब्लेट स्फेरॉइड मतलब थोड़ा मतलब दबा हुआ। हाँ, ऑलमोस्ट स्फेरिकल। हाँ, हालांकि स्फेरिकल नहीं है। फ्लैटेंड ए लिटिल एट द पोल्स, मतलब इसलिए ऑब्लेट कहला जा रहा है। विथ स्लाइड बाल्ज एंड द सेंटर यानी इक्वेटर। पेरिहेलियन क्या हो जाता है? नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ टू द सन। एपिहेलियन क्या हो जाता है? पेरिहेलियन क्या हो जाता है बाबू? पेरिहेलियन हो जाते हैं नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। और एपहेलियन क्या हो जाता है? फारदेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ टू द सन और farthest position of earth to the sun. The earth's interior is composed of three major layers. ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर जो देखने को मिलता है क्रास्ट, उसके बाद मेंटल होते हैं, अंदर कोर होते हैं। तीन लेयर, थ्री मेजर लेयर्स देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और अर्थ इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स बाय नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, है ना। लैटिट्यूड है हॉरिजॉन्टल लाइंस और लॉन्गिट्यूड है वर्टिकल लाइन, पता होगा। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसे देखो कैसे, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ है, ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। ये हो जाता है, ये जो ऐसे ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल वाला, ये अगर अर्थ का एक्सिस मान लो, तो ये जो हो गया, ये हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल। ये सब हो जाते हैं लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कैसे हो जाएगा? अब तो याद आ गया होगा, 9 10 में पढ़े होंगे। ऐसे कर करके ये जो वर्टिकल जो भी है, ये आ जाएगा वर्टिकल। जो वर्टिकल जो है तो क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अच्छा, लैटिट्यूड डिवाइड अर्थ इनटू डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स। ठीक है सर। लैटिट्यूड से हम लोग को क्या पता चलेगा? टेम्परेचर जोन्स। और लॉन्गिट्यूड से क्या पता चलेगा? टाइम जोन्स। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रहा हूँ, यानी इंपॉर्टेंट है, समझ जाना। ठीक है। दिक्कत, लॉन्ग लैटिट्यूड से क्या पता चलता है? टेम्परेचर जोन। लॉन्गिट्यूड से क्या पता चलता है? टाइम जोन। चलो बढ़िया। अब आ जाएंगे इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस। इक्विनॉक्स सॉल्स्टिस बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, एक वीडियो है मेरे चैनल पे, अलग से बहुत डिटेल में वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, तो जाके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। इक्विनॉक्स, इक्वी मतलब सेम, है ना। इक्विनॉक्स का मतलब होता है सेम डे और नाइट। मतलब डी इज इक्वल टू एन, डी इज इक्वल टू एन, समझ रहे हैं। डे इज इक्वल टू नाइट, ऐसा अगर हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स। यानी दिन का जो लेंथ होगा, नाइट का जो लेंथ होगा, सम मतलब इक्वल हो जाएगा। अच्छा, सॉल्स्टिस इज वेदर आइदर डे और नाइट इज लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। ठीक है ना। या तो डे लॉन्गेस्ट हो जाएगा, या तो नाइट लॉन्गेस्ट हो जाएगा, या तो डे शॉर्टेस्ट हो जाएगा, या तो नाइट शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस को हम लोग, ऐसे सिचुएशंस को क्या कहेंगे? सॉल्स्टिस। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये यहाँ पर ये जो है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा। देखो यहाँ पर दो इक्विनोक्स देखने को मिलेगा, वार्नल इक्विनोक्स, ऑटमनल इक्विनोक्स। दो सॉल्स्टिस देखने को मिलेगा, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस। देखो, समर सॉल्स्टिस और ये विंटर सॉल्स्टिस। और यहाँ पर देखो, देखो 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 रे, देख रहे हो?
वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स, है ना। तो ये हो जाता है। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे नाइट, है ना। वर्नल इक्विनॉक्स में भी इक्वल डे नाइट, ऑटमनल इक्विनॉक्स में भी इक्वल डे नाइट। हालांकि समर सोल्स्टिस में लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम लोग हिसाब किताब हर टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से करेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा तो उसको हम कह देंगे, क्या कह देंगे, समर सोल्स्टिस। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर लॉन्गेस्ट नाइट हो गया तो विंटर सोल्स्टिस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब विंटर सोल्स्टिस देखने को मिलता है 22 दिसंबर को, मतलब सबसे लंबा रात, ठीक है। और सबसे लंबा दिन कब देखने को मिल जाता है? 21 जून, 21 जून। और वार्नल इक्विनॉक्स देखने को मिलता है 21 मार्च। ऑटमनल इक्विनॉक्स देखने को मिलता है 23 सितंबर। ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। दिक्कत, कोनो दिक्कत? अब आ जाएंगे हम लोग इक्लिप्स में। जनरली देयर आर टू टाइप ऑफ इक्लिप्स, एक हो जाता है सोलर इक्लिप्स, एक हो जाता है लूनर इक्लिप्स। सोलर मतलब रिलेटेड टू सन, लूनर मतलब रिलेटेड टू मून। सोलर इक्लिप्स मतलब क्या होता है? इट इज द सिचुएशन व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, इट इज occurs on न्यू मून डे। गड़बड़ी भाई गड़बड़ी, न्यू मून डे। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, सोलर इक्लिप्स एक हो जाता है, एक हो जाता है लूनर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब क्या क्या होता है? इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? मतलब ग्रहण, ग्रहण, ठीक है। सोलर इक्लिप्स कौन हो जाएगा, कब हो जाएगा? जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाएगा, तो मून का परछाई जो है अर्थ में पड़ेगा, तो अर्थ में लोग को क्या लगेगा भाई, सन गायब हो गया, तो सन सोलर इक्लिप्स हो गया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये याद रखना जरूरी हो जाता है। सोलर इक्लिप्स जो होता है वो न्यू मून डे में होता है। तो एक चीज याद रखना, सोलर इक्लिप्स होता ही है मून के कारण से। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, इसी कारण सोलर इक्लिप्स होता है। तो याद रखना मून ही कारण है सोलर इक्लिप्स का। अब मून जब नया नया रहेगा, नया नया जब लोग कॉलेज में आते हैं तो उनका अलग ही जोश रहते हैं, तो न्यू मून डे में वो क्या करवा देगा, सोलर इक्लिप्स करवा देगा। लूनर इक्लिप्स मतलब, अब इसमें कारण कौन होगा? नाम जो है वो कारण नहीं होगा, सोलर इक्लिप्स तो कारण होगा मून, लूनर इक्लिप्स तो कारण होगा सन। तो क्या हो जाएगा, देखो, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, सॉरी थोड़ा गलत बता दिया मैंने। सोलर इक्लिप्स मतलब कारण हो जाएगा मून, और सन का भी कारण नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सन का जो, सन से जो रे आ रहा है, सनलाइट जो आ रहा है, उस सनलाइट को रोकना है। सनलाइट, सनलाइट खुद सनलाइट मतलब खुद सन सनलाइट को कैसे रोकेगा, वो तो होगा नहीं। तो बल्ब फ्यूज होना पड़ेगा, मतलब सन खत्म मतलब सब कुछ खत्म, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो सोलर इक्लिप्स होगा तो मून कारण हो जाएगा, और लूनर इक्लिप्स होगा तो अर्थ कारण हो जाएगा। कैसे कारण हो जाएगा? अर्थ, अर्थ आ जाएगा सन और मून के बीच में। अब सन और मून के अगर बीच में अर्थ आ जाएगा, तो अर्थ का परछाई सन के ऊपर जाके गिरेगा। सॉरी, अर्थ का शुरू है मतलब सन से लाइट आ रहा है, और अर्थ का परछाई जाकर मून के ऊपर पड़ेगा, तो हम लोग को क्या दिखेगा, मून है ही नहीं, तो लूनर एक्लिप्स हो गया। ऐसे ही जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, तो अर्थ से जब लोग देखते हैं तब बीच में मून आ जाता है, इसलिए सन दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो सोलर इक्लिप्स हो जाता है। क्लियर? तो देखो, और इसमें फुल मून डे में ही होता है ये सब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। लूनर इक्लिप्स कब हो जाएगा? फुल मून डे में, ठीक है। मतलब अर्थ बीच में आ रहा है सन और मून का, और अर्थ का परछाई जो है मून में जा रहा है, इसी कारण मून दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा सिचुएशन फुल मून डे में होता है। याद रहेगा, न्यू मून डे में क्या होता है? सोलर इक्लिप्स। फुल मून डे में क्या होता है? लूनर इक्लिप्स। दिक्कत?
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे को लगता है इतना तक थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, फिर वोल्केनो वगैरह हम लोग देखेंगे। रॉक्स अर्थक्वेक वोल्केनो भी देखना है ना हम लोग को। चलिए रिवीजन किया जाए। अच्छा, अगर पूछेगा कि अर्थ का शेप कैसे है भाई, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, पूरा पूरी स्फेरॉइड नहीं है, थोड़ा क्या हुआ है, पोलर साइज में थोड़ा मतलब फ्लैटेंड है, इसलिए ऑब्लेट, ऑब्लेट स्फेरॉइड। अच्छा, पेरिहेलियन का मतलब क्या हो जाता है, चांद और अर्थ के बीच में बहुत कम डिस्टेंस, नियरेस्ट पोजीशन। और एपहेलियन मतलब क्या हो जाता है, सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, थ्री मेजर लेयर्स हमारा अर्थ का क्या है, क्या क्या होगा, एकदम बाहर क्या होगा, क्रास्ट, उसके बाद क्या होगा, मेंटल, एकदम भीतर कोर होगा। चलिए, लॉन्गिट्यूड यानी लैटिट्यूड यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस ये, और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस। लैटिट्यूड क्या करते हैं, टेम्परेचर जोन का फॉर्मेशन करता है, और लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, टाइम जोन का फॉर्मेशन करता है। बहुत बढ़िया। इक्विनोक्स और सोलिस्टिस, सोलिस्टिस, इक्विनोक्स मतलब क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एन, डे इज इक्वल टू नाइट। सोल्स्टिस मतलब या तो रात बड़ा या तो दिन बड़ा। इक्विनोक्स दो टाइप का होता है, एक हो जाता है, मैं जानबूझ के बंद करके रखा हूँ क्योंकि तुम लोग याद करो मेरे साथ, ये तो देख लोगे तो क्या फायदा, क्योंकि यहाँ पे 4 डेट है, याद तो रखना तो जरूरी है, और क्वेश्चन में बहुत पूछते भी हैं, इसलिए तो थोड़ा याद करने की कोशिश करना। इक्विनोक्स मतलब हो जाएगा इक्वल डे एंड नाइट। इक्विनोक्स दो टाइप का हो सकता है, एक हो जाता है वर्नल इक्विनोक्स, एक हो जाता है ऑटमनल इक्विनोक्स। वर्नल मतलब कब, वर्नल मतलब जो स्प्रिंग सीजन से याद रखना, स्प्रिंग के टाइम में होगा, यानी 21 मार्च के आसपास होगा, है ना। और एक कब हो जाता है, ऑटमनल, ऑटमनल मतलब 23 सितंबर। ठीक है, अच्छा। और सॉल्स्टिस में समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस। समर मतलब गर्मी, मतलब लंबा दिन, विंटर मतलब ठंडा, मतलब लंबा रात। ठीक है, 22 दिसंबर को हो जाता है विंटर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस कब हो जाता है, 21 जुलाई। दिक्कत देख लो यहाँ पर भाई, वार्नल इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे नाइट, ठीक है। वार्नल इक्विनॉक्स कब हो जाएगा, 21 मार्च। ऑटमनल इक्विनॉक्स कब हो जाएगा, ये वर्नल इक्विनॉक्स हो गया। ऑटमनल इक्विनॉक्स कब होगा, 23 सितंबर। अच्छा, समर सॉल्स्टिस यानी लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, कब होगा, 21 जून, 21 जून। और विंटर सॉल्स्टिस मतलब लॉन्गेस्ट नाइट कब होगा, 22 दिसंबर। और ये हम कंपैरिजन करेंगे कहाँ के हिसाब से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से। अच्छा, इक्लिप्स देखेंगे तो इक्लिप्स दो टाइप के होते हैं, लूनर इक्लिप्स और क्या इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स मतलब सन को नहीं दिखेगा, कारण क्या, कौन होगा, मून होगा, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाएगा, तो मून बीच में रहने के कारण पृथ्वी से सन को देखा नहीं जाएगा, तो हो जाएगा सोलर सोल्स्टिस। अच्छा, और लूनर सॉल्स्टिस कैसे हो जाता है, कारण कौन होता है, पृथ्वी होता है, सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो सन से जो लाइट आता है वो उसमें क्या होता है, पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, और पृथ्वी का परछाई जो है जाके मून के ऊपर पड़ता है, तो मून हम लोग को पृथ्वी से नहीं दिखता है, तो लगता है मून गायब हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, लूनर सॉल्स्टिस। ठीक है, और सोलर सॉल्स्टिस, सॉल्स्टिस सॉरी तब गलत बता रहा हूँ, इक्लिप्स। ठीक है, और सोलर इक्लिप्स जो है वो किसके कारण होता है, मून। और मून ऐसा काम कब करेगा, जब उसका जन्मदिन होगा, पहला दिन होगा, नया नया आएगा, न्यू मून डे में। ठीक है, और जो है लूनर
इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स जो है वो कब होगा? चांद कब गायब हो जाएगा? जिस दिन फुल मून डे है। फुल मून डे है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। न्यू मून डे में सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, फुल मून डे में लूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है। न्यू मून डे में न्यू मून डे में सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, फुल मून डे में लूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे रॉक्स में। ठीक है, कहाँ आ जाएंगे? रॉक्स में। द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। ठीक है, रॉक मतलब क्या है? सॉलिड पार्ट है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर मिनरल्स, है ना। रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। इग्नियस में आ जाता है क्या? ग्रेनाइट, बेसल्ट, गाब्रो। सेडिमेंटरी में कौन आ जाता है? सैंडस्टोन, सैंडस्टोन आ जाएगा, लाइमस्टोन आ जाएगा, डोलोमाइट। ये तीनों इंपोर्टेंट हो जाता है। जिप्सम भी यहाँ पर आ जाता है, जिप्सम। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात मान लो। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट वगैरह सेडिमेंटरी में आ जाता है। ठीक है। जिप्सम भी सेडिमेंटरी है। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। ये भी सेडिमेंटरी में आता है। मेटामॉर्फिक में आ जाता है मार्बल, क्वार्ट्जाइट, नीस, स्लेट। ठीक है। तो इग्नियस मतलब जो आ, क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तब जो मैग्मा निकलते हैं उनसे जो रॉक बनते हैं उनको इग्नियस रॉक कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसल्ट हो गया, गब्रो हो गया। इसमें भी ग्रेनाइट हो जाएगा एसिडिक टाइप का रॉक, बेसल्ट हो जाएगा बेसिक टाइप का रॉक, बेस से बेसिक, बेसिक टाइप का रॉक हो जाता है। ठीक है। और सेडिमेंटरी में देखा जाए क्यों होता है? सेडिमेंटरी मतलब जब ऐसा रॉक जो है जिनमें जो रिवर से जो भी सैंड वगैरह, जो भी मतलब सैंड क्ले वगैरह जो रिवर से, मतलब रिवर के माध्यम से आके कहीं जमते हैं ना, कहीं स्टोर, कहीं मतलब डिपोजिशन होते हैं उनका। तो ऐसे डिपोजिशन होते होते बहुत लंबा टाइम के बाद जैसे कोई स्टोन का फॉर्मेशन होता है, उनको हम क्या कह लेंगे? उनको कह लेंगे सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटेशन के कारण हो रहा है, इसलिए सेडिमेंटरी रॉक। ऐसे सैंडस्टोन हो जाता है, ऐसे लाइमस्टोन हो जाता है, ऐसे डोलोमाइट भी हो जाता है, ऐसे जिप्सम भी हो जाता है। मेटामॉर्फिक मतलब या तो इग्नियस रॉक या तो सेडिमेंटरी रॉक। कई सारे कारण के, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वगैरह, कोई भी कारण ऐसा होगा, इनका रूप बदल गया होगा। था इग्नियस रॉक, रूप बदल हो गया तो मेटामॉर्फिक हो गया। था सेडिमेंटरी, रूप बदल हो गया तो हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे मार्बल जो है, मार्बल कहाँ से बना हुआ है? मार्बल बना हुआ है लाइमस्टोन से। ठीक है, समझ रहे हो? मार्बल लाइमस्टोन से। अच्छा, और सैंडस्टोन से क्या बना हुआ है? सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट। जिप और ये नीस बना हुआ है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट से नीस। और स्लेट बना है कहाँ से? स्लेट एक सेल करके आता है, सेल, उनसे स्लेट बना है। ये सब मेटामॉर्फिक में आ जाता है। दिक्कत, ये हम लोग रॉक से देख लिए। ठीक है, रिवाइज करें। सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रॉक। रॉक, ये देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है? रॉक आर मेड अप ऑफ टू और मोर मिनरल्स। ठीक है। रॉक तीन टाइप का होता है, एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंटरी रॉक, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक में क्या क्या हो जाता है? ग्रेनाइट बेसल्ट बहुत पॉपुलर है। इसके साथ क्या याद रखना है? नीस। ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक में क्या क्या हो जाता है? बहुत पॉपुलर है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है। और डोलोमाइट भी इम्पोर्टेंट है। और आ जाता है जिप्सम। और मेटामॉर्फिक रॉक मतलब इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक का जो मतलब कुछ मेटामॉर्फिक चेंज के कारण जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक क्या क्या देखने को मिलता है? ग्रेनाइट से तैयार होता है नीस। ठीक है, ग्रेनाइट से तैयार होता है नीस। और मतलब सैंडस्टोन से फॉर्मेशन होता है क्वार्टजाइट।
लाइमस्टोन से मार्बल, इसके अलावा स्लेट देखने को मिलता है। अच्छा, एक और मैं मिस कर गया इग्नियस रॉक, वो है गब्रो। गब्रो, ठीक है, गब्रो भी एक इग्नियस रॉक होते हैं। अच्छा, अब हम लोग आएंगे अर्थक्वेक में। दिक्कत, अर्थक्वेक इज सिंपली शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट के कारण एक शेकिंग देखने को मिलता है। द ओरिजिन प्लेस ऑफ अर्थ क्वेक इज कॉल्ड फोकस। ओरिजिन जो होगा फोकस बोल देंगे। प्लेस ऑन द ग्राउंड सरफेस परपेंडिकुलर टू फोकस, एपिसेंटर कह देंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक पूछेगा तो रिक्टर स्केल, और इंटेंसिटी पूछेगा तो मार्केल स्केल। ये जरूर याद रखना। मैग्नीट्यूड पूछ दिया, रिक्टर स्केल। इंटेंसिटी पूछ दिया, मार्केल स्केल। प्रॉब्लम होगा। चलो, वोल्केनो, वोल्केनो में क्या देखे हैं? ये volcano is a vent or opening through which lava comes out. Volcano are of three types on the basis of periodicity of eruption: active volcano, dormant volcano, extinct volcano. एक्टिव volcano मतलब जिसमें क्या होता है, volcano मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक ओपनिंग रहेगा वहां से लावा निकलते रहेगा। अंदर जब रहेगा उसको मैग्मा बोल देंगे, बाहर जब आ जाएगा लावा बोल देंगे। लावा अगर कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहेगा तो एक्टिव वोल्केनो कह देंगे उस वोल्केनो को। ऐसे वोल्केनो जहाँ पर बीच बीच में कभी कभार होता है, बाकी टाइम नहीं होता है, इनको हम डोर्मेंट वोल्केनो कह देंगे। और ऐसे वोल्केनो जिनमें कई साल पहले हुआ था अब नहीं होता है, बंद हो चुका है, इसको एक्सटिंक्ट बोल देंगे। जैसे एक्टिव वोल्केनो मतलब क्या होता है, इट शोज साइंस ऑफ अनरेस्ट, यानी विस्फोट देखने को मिलता है, एंड हैव इरप्टेड इन रिसेंट पास्ट, जैसे माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली। Dormant volcano मतलब dormant volcano is one which has not erupted in near past, but it is capable of erupting in future. हालांकि इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकता है। फुजियामा जापान में देखने को मिलता है। एक्सटिंक्ट मतलब ए वोल्केनो व्हिच नो साइंस ऑफ इरप्शन इन फ्यूचर। ये अभी भी नहीं हो रहा है और आगे भी होगा ऐसा भी नहीं लगता है। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हवाई जो आइसलैंड से, हवाई आइसलैंड, वहां में देखने को मिलता है एम्पेरल और कोहाला। ठीक है, कोहाला, कोहाला भी ऐसा है, और हवाई का एम्पेरर भी ऐसा है। फुजियामा डोरमांड है, हालांकि माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली ये सब एक्टिव वोल्केनो में आ जाता है। ये दोनों टॉपिक हम लोग देख लिए। क्या क्या देख लिए? अर्थक्वेक देख लिए और वोल्केनो देख लिए। ठीक है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में चार चीज इंपॉर्टेंट मतलब याद रखना जरूरी होता है। पहले बात तो अर्थक्वेक क्यों होता है, शेकिंग ऑफ द ग्राउंड होता है, क्यों? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मतलब पृथ्वी के अंदर जिस पॉइंट में अर्थक्वेक का शुरुआत होता है उनको हम कह देंगे फोकस। और उनका जो फोकस पॉइंट जो होगा उनका परपेंडिकुलर अर्थ क्रस्ट में जो पॉइंट होगा उनको हम क्या कह देंगे, ग्राउंड सर्फेस में फोकस के परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा उसको हम एपिसेंटर कह देंगे। अब भूकंप मेजरमेंट करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो हम लोग रिक्टर स्केल का उपयोग करेंगे। और अगर हम इंटेंसिटी देखना चाहें तो मार्केल स्केल का इस्तेमाल करना होगा। सिंपल मैग्नीट्यूड देखना है तो क्या, रिक्टर स्केल। इंटेंसिटी देखेंगे तो हो जाएगा क्या, मार्केली मार्केली स्केल। अच्छा, अब आ जाएंगे वोल्केनो में। वोल्केनो से लावा निकलते हैं, ये तीन टाइप का होता है। जो एक्टिव है मतलब निकल रहा है, रिसेंट पास में निकला था, माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली। और एक्टिव के बाद क्या हो जाता है, डोरमेंट, मतलब रिसेंट पास में नहीं हुआ था लेकिन आगे हो भी सकता है, जैसे जापान का फुजियामा हो जाता है। और ऐसा भी है जो इनका हो भी नहीं रहा है और आगे भी नहीं लगता है कभी होगा, ऐसे हो जाएगा कोहाला, और हो जाएगा हवाई आइलैंड वाली एम्पेरर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। एक्टिव वोल्केनो बोलेगा तो बोल देना माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली। डोरमेंट बोल देगा तो बोल देना फुजियामा। और एक्सटिंक्ट बोल देगा तो बोल देना हवाई का एम्पेरर, एम्पेरर और कोहाला, कोहाला। ठीक है, फुजियामा हालांकि
डोरमेंट में आता है। माउंट एटना माउंट स्टेनबुल एक्टिव में, डोरमेंट में फुजियामा, और एक्सटिन में हवाई एम्peror कोहाला एटसेट्रा। ठीक है। अब देखो साइक्लोन्स, अब इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साइक्लोन से शुरू करेंगे। ठीक है। तो पूरा जियोग्राफी ऐसे ऐसे कवर करेंगे। तो अपडेट पाने के लिए जीके वेंडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। ठीक है। ताकि हमारा हौसला बढ़े आगे वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू जीके वेंडर।